बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से एडीसी पार्ट 1 का अकाउंटिंग का पेपर है और आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें हम इस बारे में भी बात करेंगे। अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा और कौन कौन से मेथड्स इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर हम बात करें अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की तो उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ कि अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है वो एक न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। तो अगर किसी के माइंड में ये बात है कि हमें कोई ऐसा क्वेश्चन बता दे जो पेपर में आएगा, कोई गेस्ट पेपर दे दें, तो ये सिर्फ वही दे सकता है आपको जिसने पेपर बनाया होगा। क्योंकि न्यूमेरिकल जो बेस सब्जेक्ट होते हैं जैसे स्टेटिस्टिक्स है, जैसे अकाउंटिंग है, इसमें आपको क्वेश्चंस कोई नहीं बता सकते कि भाई ये क्वेश्चन कर लो पेपर में आएगा जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में होता है। बल्कि इसमें आपको टिप्स बताई जाती हैं और जिस टॉपिक के ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं वो बताया जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपके पेपर में जितना आपको मैं हेल्प कर सकूं मैं हेल्प करूंगा। इसके अलावा हमारी अकाउंटिंग के लेक्चर्स की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। अकाउंटिंग के नोट्स डाउनलोड करने के लिए भी इसी डिस्क्रिप्शन के हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है पीडीएफ फाइल का, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अकाउंटिंग के प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो आने चाहिए, जो प्रैक्टिस आप जिसकी करना चाह रहे हैं, वो फाइल भी मैंने शेयर कर दी है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप डाउनलोड करें, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे जो पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है समझना वो टाइम मैनेजमेंट है कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। 3 आवर्स का पेपर है आपका, 5 क्वेश्चंस करने हैं आपको आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस और 9 क्वेश्चंस। तो इस हिसाब से आपका 3 घंटे का पेपर है। अब 3 घंटे का मतलब 180 मिनट्स होता है, लेकिन आपने 2.5 घंटे के अंदर पेपर को कैसे करना है इसका मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा सबसे पहले। फिर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। आपने एक क्वेश्चन को आधे घंटे में करना है। अगर आप एक क्वेश्चन आधे घंटे में करते हैं तो आपको आराम से 2.5 घंटे में पेपर कर लेना चाहिए। अगर आपका माइंड आधे घंटे के हिसाब से चलेगा तो उसका फ़ायदा ये है कि जो आपने आधा घंटा बचा लिया ना, जो आपने सोचा कि ये आधा घंटा मैं 2.5 घंटे में पेपर करूँ, तो ये आधा घंटा आपका बच गया। कभी कभी पेपर आपको लेट मिलता है, कभी आप उसका फर्स्ट पेज फिलअप करते हैं उसमें टाइम लेते हैं, कभी आप लाइंस ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो आधा घंटा आपकी हेल्प करता है उसमें। पेपर अगर आपका कोई क्वेश्चन में आधे घंटे से ज़्यादा टाइम भी लग गया, 40 मिनट्स भी आपके लग गए, 35 मिनट्स, वो कवर अप हो जाता है उस आधे घंटे से जो आपने साइड पे कर दिया है। हमेशा ये बात मेरी याद रखिएगा कि उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट ना करें जो आपको मुश्किल लग रहे हों। जो क्वेश्चन आपको आसान लग रहा होगा, सबसे ईजीएस्ट लग रहा होगा, आपने उस क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ईजीएस्ट टू डिफ़िकल्ट की तरफ जाना है। कुछ टीचर्स होते हैं जो कहते हैं सबसे पहले मुश्किल वाला सवाल करो फिर आसान वाला सवाल करो। मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता इस बात को, और उसकी मेरे पास रीज़न है। पहली बात, एक ह्यूमन नेचर होती है कि वो हमेशा आसान से मुश्किल की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई जिम ज्वाइन करते हैं तो पहले इजी एक्सरसाइज करेंगे या पहले हार्ड करके फिर इजी एक्सरसाइज करेंगे? ऑब्वियसली पहले आप लाइट वेट से स्टार्ट करते हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी अपना वेट बढ़ाते हैं जो आपने उठाना होता है और अपने एक्सरसाइज को मुश्किल करते जाते हैं। और ये ह्यूमन नेचर भी है कि आप जब कोई चीज़ मुश्किल करनी हो तो हम आसान से मुश्किल की तरफ जाते हैं। हमारा माइंड वैसे ही मेकअप हुआ हुआ है। दूसरी बात है कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना आपके पेपर का, वो बहुत मैटर करता है। अब चेकर अगर पेपर चेक कर रहा होगा और उसका पहला क्वेश्चन सबसे अच्छा वाला जो आपने किया होगा, तो उसको एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि ये एक पढ़ने वाला बच्चा है। तो वो थोड़ी सी इस बात के चांसेस है कि वो लूज मार्किंग करे। आपके आगे के जो क्वेश्चन होंगे जो कि आपको लगता है थोड़े मुश्किल थे, आपने ज़रा थोड़ा गलत कर दिया, तो उसमें इस बात के चांसेस होते हैं कि वो आपको अच्छे मार्क्स दे दे। लेकिन अगर आपने पहले मुश्किल क्वेश्चन कर दिया जो पहले ही आपका गलत हो गया या उसमें गलतियां ज़्यादा हैं, तो उसके माइंड में ये आएगा कि ये मतलब इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। तो वो जाहिर सी बात, जब वो पेपर आके चेक करेगा तो जो आपने एंड में अच्छे क्वेश्चंस भी किए होंगे तो वो इतना अच्छा इंप्रेशन उसको नहीं दे पाएंगे जितना शुरू के क्वेश्चंस ने दिया था। इसीलिए जो जितना अच्छा जो आपको आता है, जो प्रेजेंट करते हैं ना, जो आपको सबसे अच्छा आपको लगता है कि मैं प्रेजेंट ये क्वेश्चन कर सकता हूँ, सॉल्यूशन इसका, आप उसको हमेशा पहले करें। तो ये मेरी आपको टिप है कि आप हमेशा सबसे ईजीएस्ट से मुश्किल की तरफ जाएं। अगर हम बात करें बाकी दूसरे टिप्स की, तो जैसे आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो आपने हमेशा हेडिंग्स के भी मार्क्स होते हैं। जैसे आप जर्नल बना रहे हैं तो कंपनी का नाम लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे जर्नल, उसके नीचे लिखेंगे फॉर द मंथ, ठीक है ना। इनके भी मार्क्स होते हैं, तो इसको कभी भी स्किप ना करें आप।
कभी कभी ऐसा होता है कोई क्वेश्चन 2 पेजेस पे जा रहा होता है, जैसे अगर आपने बनाया, आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई या आपने बैलेंस शीट बनाई या जर्नल बनाया। अब वो अगर 2 पेजेस पे जा रहा है तो दूसरे पेजेस पे दोबारा से मेन हेडिंग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कंपनी का नाम और जनरल लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ कॉलम्स के हम नाम लिख लेते हैं, जैसे डेबिट, क्रेडिट, पार्टिकुलर वगैरह ये हम लिख लेते हैं, लेकिन हमें हेडिंग्स लगाने की दोबारा नीड नहीं होती। हमेशा जब भी कोई आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो नए पेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, कभी भी उसके नीचे से अकाउंटिंग का क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि वर्कशीट बनाने के लिए हमें, जाहिर सी बात है, आगे सामने के पेजेस पे हमेशा हमेशा हम बनाते हैं वर्कशीट, यानी आमने सामने के पेजेस पे। अगर आपका वर्कशीट शुरू करने लगे और आपके पास ऐसा कोई पेज है ना, अब जाहिर सी बात है उस पर कभी वर्कशीट नहीं बनाइएगा। आप उस एक सिंगल पेज को कैंसिल करें। कैंसिल कैसे करते हैं कि पेंसिल से आप सिंगल एक लाइन ड्रॉ कर दें क्रॉस में ना, तो वो कैंसिल कंसिडर हो जाएगा, उसके आपके फिर वो मार्क्स नहीं काटेगा, और आप नेक्स्ट पेज पे जाके आमने सामने वर्कशीट बना लें। हमेशा डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में रुपीज़ ज़रूर लिखा करें, और किसी भी स्टेटमेंट का जो फाइनल आंसर आता है, जैसे बैंक रिकन्सिलिएशन का फाइनल आंसर आ गया, इनकम स्टेटमेंट का फाइनल आंसर आ गया, उसके साथ भी रुपीज़ ज़रूर डाला करें, इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। और ये बातें जो मैं आपसे अभी अब तक मैंने कही हैं टिप्स के हवाले से, ये उन टीचर्स से मैंने पूछी, उन टीचर्स से मैंने सीखी जो कि पेपर्स को चेक करते हैं, जो कि अकाउंटिंग के गवर्नमेंट कॉलेजेस के टीचर्स हैं। उन्होंने बताया कि इन इन चीज़ों की वजह से नंबर अक्सर स्टूडेंट्स के कटते हैं। इवन कि किसी ने पूरा पेपर भी सही किया होता है तो उसके अगर 90 मार्क्स आ रहे हैं तो हो सकता है अगर वो इन टिप्स को फॉलो करता जो मैं आपको बता रहा हूँ तो उसके 100 मार्क्स पूरे आ जाते हैं। तो 100 मार्क्स भी आते हैं स्टूडेंट्स के। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स के 90s में मार्क्स आ जाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि वो इन चीज़ों को फॉलो कर रहा होता है जो टिप्स मैं बताता हूँ, ठीक है ना। तो आपके भी 90s में या 100 के क्लोज मार्क्स आ सकते हैं अगर आप इन तमाम टिप्स को फॉलो करेंगे। एक टॉपिक ऐसा है जो कि आप जिसकी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है या कच्ची पक्की प्रैक्टिस है तो उसको बिल्कुल ही आप स्किप कर दें, और उस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप बिजनेस। क्योंकि पार्टनरशिप का जो टॉपिक है उसमें 5 चैप्टर्स है, फॉर्मेशन है, लिक्विडेशन है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। और पेपर में कोई एक चैप्टर आएगा, अब मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कौन सा आएगा। लोग कहते हैं एडमिशन ज़्यादा आता है और डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन ज़्यादा आता है, लेकिन फॉर्मेशन भी तो कभी कभी आ जाता है, कभी कभी रिटायरमेंट भी तो आ जाता है। तो एक 20 नंबर के सवाल के लिए आप 5 चैप्टर्स की प्रैक्टिस करें। इससे क्या ये बेहतर नहीं है कि जो दूसरे टॉपिक्स है जो कि पेपर में लाजमी आने हैं उन 5 टॉपिक्स को पक्का कर दिया जाए, यानी ये जो मेहनत आप 5 चैप्टर्स पे करेंगे वो उन 5 चैप्टर्स पे कर लें जो कि आने ही आने हैं। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, रिकन्सिलिएशन हो गया, आपका अकाउंट रिसीवेबल का टॉपिक है, डेप्रिसिएशन का टॉपिक है, ये तो आने हैं आपके। इन पे आप क्यों नहीं मेहनत कर रहे हैं उन 5 के बजाय, जिनमें से एक ही आना है। तो ये मेरी टिप आप हमेशा याद याद रखिएगा। हाँ, अगर किसी की पार्टनरशिप का बहुत अच्छी प्रैक्टिस अब हो चुकी है पेपर के लिए, तो वो तो जाहिर सी बात है, उसको तो फिर प्रैक्टिस मैं ये नहीं कहूँगा कि वो छोड़ दे, फिर वो प्रैक्टिस अपनी कर ले अगर उसके पास टाइम है और वो उसकी पार्टनरशिप के चैप्टर बड़े स्ट्रॉन्ग है। ज़्यादा चांसेस एडमिशन के होते हैं और डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन के होते हैं, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ कि बाकी चैप्टर्स में से भी कभी कभी आ जाता है, और कभी कभी 2 सवाल भी ए और बी करके आ सकते हैं। अगर हम बात करें उन क्वेश्चंस की जो कि पेपर में लाजमी आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, मैं पिछले टॉपिक में भी पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, जो लास्ट अकाउंटिंग की वीडियो थी। इसमें दोबारा से आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने चैनल अभी ज्वाइन किया है, नया ज्वाइन किया है। वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि उनको तमाम गेस्ट पेपर्स जितने भी स्टडी मटेरियल है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे, ADC पार्ट 1 का भी और पार्ट 2 का भी। देखिए, आपकी जो वर्कशीट और एडजस्टिंग एंट्रीज है ना, इसको एक टॉपिक अज्यूम करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक टॉपिक है जिसके अंदर वर्कशीट भी है, जिसके अंदर एडजस्टिंग, क्लोजिंग, रिवर्सिंग एंट्रीज भी हैं। तो 40 मार्क्स कवर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि एंट्रीज जो होती है वो आमतौर पे उसी क्वेश्चन की पूछता है जिसकी आपसे वो वर्कशीट बनाने को कहता है, और कभी कभी वर्कशीट की जगह आपसे वो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट भी कहता है। तो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट तो आपको ऐसी भी आनी चाहिए, क्योंकि जब आप वर्कशीट बनाते हैं तो उसमें भी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के कॉलम्स अवेलेबल आपको करने होते हैं ना। तो अगर आपको ये आएगा तो फिर तभी आप वो कर सकते हैं ना, वर्कशीट अच्छे से बना सकते हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये दोनों चीज़ें कवर कर लेते हैं, वर्कशीट और एंट्रीज वाला टॉपिक पोर्शन, तो आपके 40 मार्क्स हो जाते हैं, आपका समझो पासिंग मार्क्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है। उसमें आपके पेरियोडिक के 3 मेथड होते हैं और परपेचुअल के भी 3 मेथड होते हैं, यानी फीफो, लीफो और एवरेज मेथड। एक मेथड और होता है जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। वो 10 सालों में एक मरतबा कभी कभी आ जाता है। अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप कहीं देख लें, बहुत ही आसान होता है वो। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, उस पर आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी।
बहुत कम चांस है, यानी 1% चांस है आने का, लेकिन कोई पता नहीं है कि कभी वो रिक्वायरमेंट बना के दे दे। इसके अलावा पीरियोडिक परपेचुअल की एंट्रीज भी अक्सर वो आपसे पूछ लेता है, क्या बनाए। इसके अलावा कुछ और मेथड्स भी हैं, जैसे कि रिटेल प्राइस मेथड है, ग्रॉस प्रॉफिट मेथड है, और लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट मेथड है। तो इसको भी आप एक दफ़ा देख लें, ये टॉपिक भी एक्सेप्शनल टॉपिक से कभी कभी आ जाते हैं, बहुत कम आते हैं लेकिन आने के चांसेस होते हैं इनके। इसके बाद हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा हुआ है डेप्रिसिएशन, 50% या 60% तो वही होता है, बाकी 30-40% उसमें एडिशनल चीज़ें होती हैं। तो डेप्रिसिएशन को आप ज़रूर पक्का करें, क्योंकि आपका क्वेश्चन इसमें से आएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, डिमिनिशिंग बैलेंस हो गया, सम ऑफ द ईयर्स हो गया, आवर्स मेथड और यूनिट मेथड। शुरू के 3 मेथड जो मैंने बताया वो ज़्यादा अहम होते हैं, वो ज़्यादा आते हैं। अगर हम अकाउंट रिसीवल की बात करें तो इसमें दो अप्रोचेज होती हैं, दोनों की प्रैक्टिस करें। एक होती है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, एक होती है बैलेंस शीट अप्रोच। तो दोनों के पेपर में आने के चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि एक ये वाला इंपॉर्टेंट है कर लो, क्योंकि अकाउंटिंग में ये बताना बड़ा मुश्किल है कि ये मेथड आएगा और ये वाला नहीं आएगा, ठीक है ना। वो किसी ने बता दिया और आ गया तो वो बोलेगा देखो मैंने बताया था ना। तो ये एक समझो कि एक तुक्का होता है। तो मैं वो तुक्के लगाना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि आपको सही से गाइडलाइन दूँ। मैं अंधेरे में तीर नहीं चलवाना चाह रहा, लग गया तो बोलूँगा देखो ये मैंने कहा था तो आ गया। तो किसी को नहीं पता होता, सिर्फ पेपर बनाने वाले को ही पता होता है। तो अगर आ जाए इत्तेफाक से तो उसमें उसकी कोई कमाल नहीं होता, बस उसने एक बार उसने कह दिया था वैसे ही, तो बस वो आ गया। तो वो कह रहे कि भाई देखो मैंने बताया था तो आ गया। अगर हम बात करें बैंक रिकन्सिलिएशन की, तो बैंक रिकन्सिलिएशन और वाउचर सिस्टम में से एक सवाल आता है पेपर में, लेकिन एक आध दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि दोनों ए और बी करके आ गए। तो किसी ने अगर दोनों टॉपिक किए हुए ना तो एक ही क्वेश्चन बनेगा उसका, ये याद रखना। ज़्यादा चांसेस किसके हैं? ज़्यादा है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के। तो उसको आप ज़रा देख लीजिएगा। तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपके 2 सवाल हो गए, एक आपका डेप्रिसिएशन हो गया 3 हो गए, एक आपका अकाउंट रिसीवल हो गया 4 हो गए, एक आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो गया 5, और एक बैंक रिकन्सिलिएशन या वाउचर सिस्टम हो गया। तो ये 6 टॉपिक हो गए आपके। तो कोई भी अगर आप एक टॉपिक स्किप करना चाहते हैं जो इसमें से आपको सबसे मुश्किल लगता है ना, वो आप स्किप कर दें, ठीक है ना। पार्टनरशिप तो मैंने बता दिया, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो छोड़ दो, वो तो वैसे ही स्किप करना है आपने। बाकी के जो टॉपिक्स अभी हैं उसमें से आप एक टॉपिक स्किप करें जो आपको सबसे मुश्किल लगता है। ज़्यादातर लोग जो मिस्टेक करते हैं वो करते हैं एंट्रीज़ के अंदर, एडजस्टिंग क्लोजिंग रिवर्सिंग में बहुत मिस्टेक करते हैं, इसीलिए उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। मतलब क्योंकि वर्कशीट या इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बनाते हुए आपको एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। तो अगर आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज ही गलत है तो सारी ही गलत हो गई, फिर तो पूरा सवाल ही गलत हो गया। अगर किसी को श्योर नहीं है ना वो वाला क्वेश्चन, तो वो छोड़ देना भाई, ठीक है ना। उस पर मेहनत नहीं करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसकी वजह से दूसरा सवाल भी गलत हो जाए आपका। यानी आपने एडजस्टिंग एंट्रीज वाला क्वेश्चन किया अटैम्प्ट, उसमें मिस्टेक्स की, वर्कशीट जब आप बनाओगे अगला कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं वर्कशीट वाला, उसमें भी उन एंट्रीज का ही डेटा लोगे, तो वो ऐसा ना हो कि वो भी आपका गलत हो जाए। ओके, ये भी हो सकता है कि दोनों के क्वेश्चन अलग अलग आ जाए, और फिर वो ज़्यादा अच्छा है अगर अलग अलग आ जाए, कि एक क्वेश्चन में कोई मिस्टेक की कोई दूसरे पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, और बाकी मैंने शुरू में टिप्स भी आपको बता दी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़रूर आप शेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।